हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। मैं ज्योति शर्मा एक और नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे एल्डस हक्सले का ऐसे नॉन वायलेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ऐसे नॉन वायलेंस बाय एल्डस हक्सले वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1937 एंड इन 1937 ये पब्लिश हुआ था एज पार्ट ऑफ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पैसिफिज्म, जो कि एक कलेक्शन है। ओके, एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पैसिफिज्म एक कलेक्शन है जो कि एल्डस हक्सले ने ही एडिट किया है। द वर्क वाज पब्लिश्ड बाय चैटो एंड विंडस इन लंदन। लंदन में चैटो एंड विंडस के थ्रू पब्लिश हुआ था। और बाद में ये जो वर्क है ये इंक्लूड हुआ था ए हैंडबुक ऑफ नॉन वायलेंस के अंदर भी बाय रॉबर्ट सिली। रॉबर्ट सिली का जो ए हैंडबुक ऑफ नॉन वायलेंस है ना, बाद में उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है ये 1986 में लॉरेंस हिल बुक्स और डायने पब्लिशिंग कंपनी के थ्रू ये पब्लिश हुआ था। बाद में 1986 में जो ये बाद की बात हो रही है ना, इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1986 है। तो कंफ्यूज मत होना, बहुत जगह ना जब आपको ईयर अलग अलग मिलते हैं तो मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैम कहीं 1937 लिखा है, कहीं 1986 लिखा है। रीजन यही होता है कि आपने उसको थोरो स्टडी नहीं किया होता। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है वो मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं हम एल्डस हक्सले के बारे में, जिसके वर्क को आज हम पढ़ने वाले हैं उनको जान लेते हैं थोड़ा सा। एल्डस हक्सले का लाइफ स्पेन सबसे पहले मेंशन किया है आपके सामने। 1894 से 1963 इनका लाइफ स्पेन है। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर। ध्यान से देखिएगा, वो एक इंग्लिश राइटर थे, फिलोसफर थे यानी दार्शनिक, थिंकर चिंतन करने वाले। नोन फॉर हिज नॉवेल्स, ये अपने नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं, अपने एसेज के लिए जाने जाते हैं, और आइडियाज जो कि सोसाइटी, साइंस और ह्यूमन नेचर के बारे में थे इनके, उसके बारे में ये जाने जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। हक्सले केम फ्रॉम अ प्रोमिनेंट फैमिली। हक्सले जो है ना वो भी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब इनकी फैमिली ऐसे नहीं कह सकते आपकी एक नॉर्मल सी फैमिली के हैं ये, नहीं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर जो है लियोनार्ड हक्सले, वो एक राइटर ही थे। और ग्रैंडफादर की अगर हम बात करें, थॉमस हक्सले, ये फेमस बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने चार्ल्स डार्विन की जो फिलॉसफी है, जो उनके आइडियाज हैं, उनको सपोर्ट किया था। और इनकी जो मदर थी ना, जूलिया, वाज रिलेटेड टू पोइट्स एंड एजुकेटर। हक्सले अटेंडेड ईटन कॉलेज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़े। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तो जानी मानी यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, लिटरेचर पढ़ा इन्होंने वहां पे। लेकिन इनकी आईसाइट बहुत ज्यादा कमजोर थी, बहुत ज्यादा। और आईसाइट बहुत ज्यादा कमजोर थी ही, लेकिन बहुत ही यंग एज के अंदर, यानी टीनेजर ही थे ये तब, बिल्कुल मतलब ब्लाइंड हो गए थे ये, नियरली ब्लाइंडेड, यानी एकदम कह सकते हो आप कि एकदम ब्लाइंड ही हो गए थे। और इसकी वजह से, मतलब कुछ बीमारी थी इनको जो आंखों से रिलेटेड, आंखों की रोशनी से रिलेटेड बीमारी होती है, उस बीमारी की वजह से मतलब नियरली ब्लाइंडेड थे। मतलब अप्रोक्स बिल्कुल दिखना जो है बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। इनकी जो विजन प्रॉब्लम थी ना, इस विजन प्रॉब्लम को इन्होंने अपनी प्रॉब्लम नहीं माना, बल्कि इस प्रॉब्लम की वजह से इनका जो नेचर है वो इंट्रोस्पेक्टिव हो गया, यानी आत्मनिरीक्षण करने वाला, आत्मचिंतन करने वाला, हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझने वाला नेचर बन गया। ठीक है जी। ही स्टार्टेड एज अ टीचर जर्नलिस्ट बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर। यानी राइटर तो हम जानते हैं कि ये है, बट राइटर बनने से पहले ये एक टीचर और जर्नलिस्ट भी रहे हैं। इन्होंने नियर बाय 50 बुक्स लिखी हैं, जिसके अंदर नॉवेल्स हैं, एसेज हैं, पोइट्री हैं। तो कुछ कैटेगराइजेशन जो है वो इस तरीके से आपके सामने डाला है, नजर जरूर डालिएगा। कुछ नॉवेल्स हैं इनके, एसेज हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, उन पर बेस्ड हम यहाँ पर मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड कराते हैं। और हाँ, एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अपनी वेबसाइट है उस पर विजिट जरूर किया कीजिए, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर ना आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां पर आपको सारा रिटन मटेरियल मिल जाएगा और इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो उस पर जरूर आप विजिट करें। जब भी कोई वर्क यहाँ से पढ़ते हैं तो तुरंत आप वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पर भी उस वर्क को अच्छे से देखें, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से ना प्रिपेयर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन 1930s हक्सले बिकम अ स्ट्रॉन्ग पैसिफिस्ट। शांतिवादी जो होते हैं ना, मतलब बिल्कुल एकदम पीसफुल नेचर जो चाहते हैं, जिनको शांतिवादिता पसंद है, उस तरीके के बन गए थे ये।
किस वजह से? इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर जो तबाही मची थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर जिस तरह से विनाश हुआ था, उन सब चीजों को देखकर, और साथ में वर्ल्ड वॉर सेकंड की जो धमकियां मिलने लग रही थी कि अब वर्ल्ड वॉर सेकंड होगा, ऐसे माहौल में ये रहे हैं। तो इस माहौल में रहने की वजह से ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैसिफिस्ट हो गए थे ये। इन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा, फिलोसफी को पढ़ा, और महात्मा गांधी को भी इन्होंने स्टडी करा। हुज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस इंस्पायर्ड हिम। इनका नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस जो था ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। महात्मा गांधी को आप जानते हैं, अहिंसा के पुजारी थे, तो कहते हैं कि उनकी जो ये नीति थी ना अहिंसा वाली, उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। एंड इन 1937 ही मूव टू द यूएस, कैलिफोर्निया। 1937 के अंदर कैलिफोर्निया चले गए। नवंबर 22, 1963 कैलिफोर्निया में ही इनकी डेथ हो जाती है। तो अब हम बढ़ते हैं किधर? अपने वर्क की तरफ। वर्क जो है हमारा नॉन वायलेंस, उसका टेक्स्ट जो है वो आपके सामने है। मैं अब आपको बारीकी से इसको समझाऊंगी। देखिए, एक चीज बताऊं आपको, आपके सामने लिखा हुआ है और आप बहुत समझदार और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, मतलब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, तो यहाँ तक आने के लिए आपने 12th तक स्टडी कर लिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट है, चाहे आप पीजी के स्टूडेंट है, मैं कहती हूँ +1 +2 के भी अगर आप स्टूडेंट है ना, तो भी आपने लगभग अपनी लाइफ में 9 से 10 ईयर स्टडी किया है। तो रीडिंग जो है ना वो अपन नहीं करेंगे, क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी आपको आती है और आप कर सकते हैं इजीली। अपन समझते हैं टॉपिक को, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपको जो मेन प्रॉब्लम है ना समझने वाली, कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो वाली प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगी। तो कोशिश रहेगी मेरी इसको इजी से इजी तरीके से समझाने की। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा भी है कि आप वेबसाइट पर विजिट जरूर करना, वहां पर आपको और भी अच्छे तरीके से, इजी तरीके से ना लैंग्वेज मिल जाएगी। अभी यहाँ तो सिर्फ आप मुझे सुन रहे हो, वहां आपको लिखा हुआ मटेरियल मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़े। डिक्शनरी सामने ही है, ध्यान जरूर देना। अब मेन जो वर्ड मुझे टफ लगे वो वर्ड्स जो है आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराएं। देखिए, पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट होते शांतिवादी लोग, जो शांति में विश्वास करते हैं, यानी शोर शराबा, मार पिटाई, अहिंसा, अहिंसा के पुजारी, हिंसा के खिलाफ जो लोग होते हैं, शांतिवादिता से बात करने वाले, लड़ाई झगड़ा नहीं, बस शांति से सुलझा लो कोई बात है, जो उस तरीके के लोग पैसिफिस्ट बिलीव। पैसिफिस्ट लोग जो मानते हैं ना, वो क्या मानते हैं कि हिंसा का जवाब शांति से देना सबसे अच्छा है। शांति से दो, हिंसा मत करो। हिंसा के बदले में अगर आप हिंसा करोगे ना तो रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। ये विश्वास उनके एक्सपीरियंस और हिस्ट्री की स्टडी से आता है। पैसिफिस्ट जितने भी हैं वो ये कहते हैं कि अहिंसा यानी नॉन वायलेंस जो है वो बहुत बेटर तरीके से काम करती है और निष्पक्ष भी है। नॉन वायलेंस जो है वो निष्पक्ष होती है, वो बहुत बेटर तरीके से काम करती है, कम खर्चीली है, यानी इकोनॉमिकल है, ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती। क्या करना पड़ता है, सामने वाला गुस्से में आपको एक हल्की सी मुस्कुराहट देनी है, हाथ जोड़ के कहना है कि भाई माफ कर, हो गया जो हो गया, आगे से नहीं होगा, है ना? तो उससे क्या होगा, झगड़ा वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। इफ वायलेंस इज आंसर्ड बाय वायलेंस द रिजल्ट इज अ फिजिकल स्ट्रगल। अगर हिंसा का जवाब हिंसा पर देने से आ जाओगे ना आप, तो क्या होगा, फिजिकल स्ट्रगल होगा, युद्ध होंगे, आप जानते ही हैं। तो बहुत ईजी थी ये लाइन्स। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट लाइन्स जो है आपके सामने है ना, फिजिकल स्ट्रगल की बात हुई, तो फिजिकल स्ट्रगल को अगर अपन एक्सप्लेन करेंगे अब आगे, कि जब लोग फिजिकल स्ट्रगल में पड़ जाते हैं ना, यानी हिंसा करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, तो और भी चीजें पैदा होती हैं उस फिजिकल स्ट्रगल के अंदर। दुश्मनी, नफरत बढ़ती है, डर बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, रिजेंटमेंट बढ़ता है, यानी लोग अपना नियंत्रण ही खो देते हैं, शिकायतें करने लगते हैं। इन हीट ऑफ पेशेंस ऑल, देखिए मेरी वही हैबिट हो रही है, जैसे क्लासरूम में अपन पढ़ते पढ़ाते हैं कि रीडिंग करो फिर ट्रांसलेट करो। कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सिर्फ समझाऊं इसको हिंदी में, लेकिन फिर भी रीडिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखिए, हाँ, अपन इसको समझते हैं, खाली रीडिंग नहीं करेंगे। कि नाउ अ फिजिकल स्ट्रगल, कि फिजिकल स्ट्रगल में अगर आप पढ़ते हैं तो ये चीजें नफरत, डर, गुस्सा, शिकायतें और पैदा कर देती हैं। तो लड़ाई के जोश में कई बार क्या होता है, लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं। और जो एजुकेटेड लोग हैं ना, जो सिविलाइज्ड लोग हैं, उनके जीवन से सीखी गई कोई धैर्य जैसी आदतें जो है ना, वो इंसान भूलने लगता है। यानी हम किसी बड़े इंसान से, किसी अच्छे इंसान से जब हम कुछ अच्छा सीखते हैं ना, उसको भी हम भूलने लगते हैं। हमने काफी सालों से मान लो सिविलाइजेशन सीखी, हम सिविलाइज्ड बने, लेकिन लड़ाई झगड़ा अगर हो गया ना तो हम अपनी सिविलाइजेशन को भूल जाते हैं। अब देखिए, लड़ाई जब होती है तो क्या होता है, नथिंग मैटर्स एनी मोर एक्सेप्ट विक्ट्री। आपस में क्या होगा, दो जन की लड़ाई होगी, दो ग्रुप की लड़ाई होगी, तो क्या होगा, एक दूसरे को हराने पे उतारू हो जाएगा। यानी हर एक को जीतना है, कोई भी जीतना चाहता है, बस लड़ाई के अंदर ये होता है। और जीत सही है या गलत ये चीज नहीं होती,
ज्यादातर टाइम जो है ना ये इसी समस्या के अंदर निकल जाता है कि जीता कौन। समाधान कुछ नहीं होता, चीजें जो है वो बिल्कुल कैसी बन जाती हैं, अनसुलझी सी, यानी सेटलमेंट जो है ना वो नहीं हो पाती अच्छे तरीके से। यानी लास्ट अगर मैं ये कहूं कि लड़ाई झगड़ा करा तो लड़ाई झगड़े करने से समाधान कुछ भी नहीं निकला। हक्सले के विचार हैं ये, हमें उन्हें पढ़ना है। आगे देखिए, द केसेस इन विच विक्ट्री डज प्रोवाइड सम काइंड ऑफ लास्टिक सेटलमेंट मे बी क्लासिफाइड एज फॉलो। उन्होंने कुछ क्लासिफाइड करा है, कुछ चीजें हमें बताई हैं। वो क्या बताई हैं देखिए, वो किस तरीके से इसको मतलब समझाना चाह रहे हैं हमें, कि उन्होंने क्या चीज नोटिस करी और वो क्या समझाना चाह रहे हैं। हक्सले कहते हैं कि कभी कभी है ना लड़ाई जो होती है, कभी कभी लड़ाई या युद्ध वो जीत जो है वो दे देती हैं और समाधान दे देती हैं, लेकिन केवल खास मामलों में। कुछ खास मामले होते हैं ना बस उन्हीं के अंदर, और वो जो खास मामले होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं, कई बार होते हैं। तो इस कुछ सरल तरीके से वो समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे क्या चीज होता है। देखो, विक्ट्री इज फाइनल, कि जीत फाइनल होती है तब कब फाइनल होती है, अगर हारा हुआ पक्ष पूरी तरह से लगभग खत्म हो जाए। कोई हार गया कंप्लीटली, वो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, मर गया, ठीक है, तो तब जीत अंतिम है, क्योंकि कोई जवाब देने वाला ही नहीं बचा। दो जन में झगड़ा हो रहा है, दो ग्रुप में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, दोनों में से एक बचा, एक ग्रुप खत्म, हमेशा के लिए खत्म। जैसे रिसेंट एग्जांपल ले लो ना, इंडिया और पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने बदमाशी करनी स्टार्ट करी, या ये कहिए कि पाकिस्तान ने की तरफ से हमारे ऊपर हमले हुए, भारत की तरफ से। प्लीज पर्सनल मत लीजिएगा, मुझे सुनने वाले पाकिस्तान से भी हैं तो पर्सनल मत लीजिएगा इस चीज को, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो दोनों तरफ से बराबर गोलीबारी हो रही है, दोनों तरफ से बराबर एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। इस युद्ध का नतीजा जो है वो हक्सले क्या कहते हैं, हक्सले ये कहते हैं कि इस युद्ध का जो नतीजा है ना वो पूरे तरीके से जीत तभी माना जाएगा जब दोनों में से एक खत्म, ठीक है। तो ये चीज तो गलत है। बड़े देशों के बीच में युद्ध होना ऐसा ही होता है, इसलिए एक युद्ध दूसरा युद्ध शुरू कर देता है। कभी भी पूरा देश तो खत्म नहीं हो पाएगा ना, तो क्या होगा, एक बार खत्म, दूसरी बार जब अगर माइंड में ये सोच लिया कि जीतना है, एनी हाउ बस जीतना है, तो सामने वाले को खत्म करने की ही नौबत जो है वो आ जाती है, या ये कहिए कि सोच जो है वो हावी हो जाती है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट वो कहते हैं कि छोटे पैमाने की मान लीजिए कोई लड़ाई है, विक्ट्री में लीड टू एन अनक्वेश्चन्ड सेटलमेंट। छोटे पैमाने की लड़ाई है कि अगर लड़ाई में कुछ लोग ही शामिल है, बाकी जनता पे जैसे असर ही ना पड़े, तो जीत जो है वो समस्या हल कर देती है। कि किसी भी समस्या के लिए मान लो लड़ रहे हो आप, छोटे पैमाने पे ये झगड़ा हो रहा है, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जबकि मैंने अभी जो एग्जांपल थे भारत पाकिस्तान के युद्ध का, इससे आम जनता पर फर्क पड़ रहा था। आम जनता पे अगर फर्क पड़ता है ना तो फिर वो युद्ध जो है वो नुकसानदायक ही होता है। पहले कुछ युद्ध छोटे पैमाने पर होते थे, छोटे योद्धा जो है वो लड़ाई करते थे, लड़ लेते थे, ज्यादा नुकसान नहीं करते थे। लेकिन आज जो युद्ध होते हैं ना वो सबको प्रभावित करते हैं, इसलिए अब ये नहीं होता। पास्ट के अंदर स्मॉल वॉरियर्स होते थे तो छोटे पैमाने पे झगड़ा होके खत्म हो जाता है, आम जन को पता भी नहीं चलता था। थर्ड पॉइंट में वो क्या कहना चाहते हैं, थर्ड पॉइंट में वो ये कहते हैं कि विक्ट्री में लीड टू परमानेंट पीस, यानी परमानेंट पीस जो है वो आ जाए, वेयर द विक्टर सेटल डाउन अमंग द वेनक्विस्ट एज अ रूलिंग माइनॉरिटी एंड आर इन ड्यू कोर्स एब्जॉर्ब्ड बाय देम, दिस डज नॉट अप्लाई टू कंटेम्परेरी वॉर्स। यानी कभी कभी जो विजेता होते हैं ना, जो जीतने वाले होते हैं, वो हारे हुए लोगों के बीच में वो रूलर बनकर आ जाते हैं और वो रूलर बनकर रहने लगते हैं और समय के साथ उनके साथ घुल मिल जाते हैं, इससे भी शांति आ जाती है। लेकिन मॉडर्न वॉर के अंदर ऐसा नहीं होता। ये चीज मॉडर्निटी के अंदर, मॉडर्न जो वॉर होती है उसके अंदर ये चीज नहीं होती। फाइनली विक्ट्री में बी फॉलोड बाय एन एक्ट ऑफ रिपार्शन। इसका मतलब फाइनली अगर हम बात करें तो जीत के बाद अगर विजेता जो होता है ना वो हारे हुए पक्ष के लिए कुछ अच्छा कर दे, जैसे नुकसान की भरपाई कर दे, तो गुस्सा कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर जीते हुए आदमी ने नुकसान की भरपाई कर दी तो थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाएगा और स्थायी जो है समाधान हो जाएगा। अब इन्होंने इसके लिए एक एग्जाम्पल भी बताया, यानी एक एग्जाम्पल दिया, इट वॉज द पॉलिसी परस्यूड बाय द इंग्लिश आफ्टर द बोर वार। जैसे इस तरह से किसने किया था, बोर युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने सॉरी बोर युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने जो हारे हुए थे ना उनको शासन दे दिया था खुद का ही, यानी भाई तुम अपना जो हमने तुमसे जीता है ना वो तुम वापस लो और अपना रूल करो। तो इस तरीके की जो पॉलिसी होती है ना, इस तरह की पॉलिसी हक्सले मतलब आगे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं सिर्फ सच्चा पॉलिसी। इस तरह की जो पॉलिसी होती है, व्हेन विनर्स ट्राई टू मेक थिंग्स राइट विद द लूजर आफ्टर अ फाइट,
लाइक गिविंग देम फेयर ट्रीटमेंट। ऐसा लगता है कि जब जो जीत गया वो हारा हुआ जो आदमी है उसके साथ में अच्छा व्यवहार कर दिया, उनकी मदद कर दी। तो ये जो है ना, ये अहिंसा का एक रूप है, क्योंकि ये दया दिखाता है, ना कि लड़ाई। लेकिन अगर संघर्ष लंबा चल गया, कन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत बड़ा चल गया, है ना, लेकिन अगर संघर्ष लंबा चल गया और क्रूर, तो फिर बाद में निष्पक्ष होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज्यादा हो गया और एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को, यानी एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप का या एक कंट्री ने दूसरी कंट्री का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, तो कह रहे फिर ये चीज नहीं हो सकती कि बाद में आप भरपाई कर लो, क्योंकि लोग बहुत गुस्से में हो जाते हैं और आहत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बोर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों के लिए निष्पक्ष होना आसान था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में इतनी तेज लड़ाई हुई थी, उसके बाद में मतलब निष्पक्षता करना तो बिल्कुल एकदम इम्पॉसिबल हो गया था। पैसिफिस्ट जो है इसी चीज के ऊपर जोर देते हैं कि इतना ज्यादा झगड़ा हो गया था कि फिर उसके बाद में चीजें जो है वो सेटल करना मुश्किल हो गया था। आगे क्या बताते हैं हक्सले? नॉन वायलेंस डज नॉट मीन डूइंग नथिंग। हक्सले कहते हैं कि अहिंसा का मतलब ये नहीं कि चुप ही बैठ जाओ, इट मीन्स मेकिंग द एनॉर्मस एफर्ट। वो कहते हैं कि बुराई को अच्छे कामों से हराना है, ये अहिंसा है, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अहिंसा शारीरिक ताकत के ऊपर डिपेंड नहीं करती, हथियारों के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी आपके मसल्स जो है वो या आपके आर्मामेंट्स हैं जो, उनकी जरूरत नहीं होती इसके अंदर। इसके अंदर क्या चाहिए? इसके अंदर मोरल करेज चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए, नॉलेज चाहिए। समझ में आया? यानी आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हैं, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे हथियार हैं, अहिंसा में ये चीजों की जरूरत नहीं है। अहिंसा में चाहिए आपको साहस, शांति, विश्वास कि हर इंसान चाहे वो कितना भी क्रूअल क्यों ना हो, आपका कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ दया है, प्यार है, अच्छाई है। उस चीज को समझना, उसका सम्मान करना। अगर सही तरीके से आप वो चीज करते हो ना, तो समस्याएं जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। ये चीज वो बताना चाह रहे कौन? हक्सले। याद रखिएगा, पर्सनल किसी भी पॉइंट को नहीं लेना होता। हम यहाँ राइटर और वर्क को डिस्कस करते हैं, तो राइटर और वर्क को डिस्कस करते हुए जो उनके व्यूज होते हैं वही अपन पढ़ते हैं, अपना पर्सनल कुछ नहीं होता। हाँ, एग्जाम्पल्स जो है वो हर एक टीचर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स जरूर लेगा। कोई नहीं भी लेते हैं, बट अपनी अपनी एक वे ऑफ टीचिंग होता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं एग्जाम्पल्स के साथ में समझाऊं ताकि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, आगे बढ़े। यहां देखिए लाइंस क्या कहती हैं कि टू यूज दीज मीन्स इज ऑफन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्ड, क्योंकि हक्सले इस चीज को एडमिट करते हैं। ही इज सेइंग दैट यूजिंग नॉन वायलेंस टू सॉल्व प्रॉब्लम इज रियली टफ, बट हिस्ट्री प्रूव्स इट्स पॉसिबल। हिस्ट्री ने इस चीज को प्रूव किया है कि पॉसिबल है। इट्स नॉट जस्ट स्पेशल पीपल हु कैन डू इट। स्पेसिफाई नहीं कर सकते, आपके कुछ स्पेशल लोग ही ऐसा कर सकते हैं, रेगुलर पीपल भी कर सकते हैं, बिग ग्रुप्स भी कर सकते हैं, इवन गवर्नमेंट भी कर सकती है। कैन नॉन वायलेंस सक्सेसफुली टू मेक थिंग्स बेटर, यानी कोई भी कर सकता है, साधारण लोग हो, बड़े समूह हो, सरकार हो, अहिंसा का तो कोई भी प्रयोग कर सकता है और चीजों को बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर हक्सले क्या कहते हैं, इस पैराग्राफ के अंदर हक्सले सेज दैट इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एसे कि ही विल शेयर एग्जाम्पल्स हियर। कुछ एग्जाम्पल्स देंगे यहाँ पे, उन एग्जाम्पल से हम समझेंगे अलग अलग तरीके से। ये उदाहरण 3 प्रकार के होंगे, 3 तरीके के होंगे एक्चुअली, 3 तरह के। पहला होगा जो कि पर्सनल होगा, यानी व्यक्तियों का, समझिए आप, व्यक्तियों द्वारा अकेले अहिंसा का यूज करना। दूसरा ग्रुप्स के थ्रू, सेकंड जो है ना ग्रुप्स के थ्रू। फर्स्ट तो हो गया आइसोलेशन वाला, दूसरा ग्रुप्स के थ्रू होगा, और थर्ड जो होगा ना वो गवर्नमेंट के थ्रू होगा। ऐसे 3 एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे सामने रखेंगे। तो पढ़े, समझे कैसे उन्होंने रखे और क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए। नॉन वायलेंस बाय इंडिविजुअल सबसे पहला दिया है उन्होंने। नॉन वायलेंस बाय इंडिविजुअल को समझाने के लिए ना उन्होंने 2 कहानियां हमारे साथ में शेयर करी हैं। एक कहानी तो उठाई है उन्होंने सेठ लॉफ्लिन की, सेठ लॉफ्लिन की, जो अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था। अमेरिकी गृह युद्ध के अंदर कुछ रिलीजियस रीजन हो गए थे, उस रिलीजियस रीजन से युद्ध से इनकार करने वाले जो केकर्स थे उनके साथ में बुरा व्यवहार हुआ था। ये मतलब चीज एक स्टोरी है, एक स्टोरी के ऊपर वो ये चीजें समझाना चाह रहे हैं अपन को। क्वेकर्स थे, यानी मेंबर ऑफ रिलीजियस सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स प्रोमिनेंट पीस, है ना, उनके साथ में मतलब गलत हुआ था, बुरा व्यवहार हुआ था। सेठ लॉफ्लिन को बहुत सारी परेशानियां दी गई, उन्हें परेशान किया गया और लड़ने के लिए बंदूक भी दी गई कि तुम वेपन उठाओ कैसे भी, हाँ, लड़ने के लिए उन्हें बंदूक दी गई। लेकिन उन्होंने ना उन सारी धमकियों वगैरह का कोई भी
कोई भी अपने ऊपर असर नहीं लिया, यानी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, धमकियां वमकियां उनको मिली, वो शांत रहे लॉफलिन। और प्रार्थना करने को कहा, मतलब क्या हुआ कि वो कहना नहीं मान रहे थे, उनको बोला कि तुम या तो बंदूक उठाओ, हिंसा करो और हमारे साथ खड़े हो जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम कोर्ट मार्शल कर देंगे तुम्हारा। तो कोर्ट मार्शल के लिए उनको लेकर गया, वहां पे फायरिंग स्क्वाड खड़े थे, गोली मारने की उनको परमिशन दे दी कि इनको गोली मारनी है और मार देना है ना। किसको? सेठ लॉफलिन को। अब सेठ लॉफलिन वहां पे शांत खड़े रहे और प्रेयर करने लगे भगवान से, यानी अपने जो इनके चर्च वगैरह के अंदर ही करते हैं फादर वगैरह बोल के, ये प्रेयर करने लगे। प्रेयर करके कहने लगे कि फादर इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनकी इस तरह की हिम्मत देख के ना, कि गोली के सामने, मतलब बंदूक के सामने खड़ा है, गोली निकलने वाली है, ये आदमी कभी भी मर जाएगा, और देखो खड़ा होकर कैसे प्रेयर कर रहा है। प्रेयर करके भी हमारा ही भला मांग रहा है भगवान से, कह रहा है कि भगवान इन्हें माफ कर देना, या जो भी जीसस क्राइस्ट जिसको भी वो कह रहे हैं कि फादर इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो उनकी इस तरह की हिम्मत देख के ना, जो सैनिक थे उनके ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि उन्होंने गोली चलाने से ही मना कर दिया। कहते हम गोली नहीं चलाएंगे भाई, चाहे आप हमें मार दो इसके लिए, यानी पेनल्टी दे दो डिसओबीडियंस के लिए, हम इनके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। एक एग्जाम्पल तो उन्होंने ये उठाया। सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने उठाया किसका? डॉक्टर थियोडोर पैनेल का। डॉक्टर थियोडोर पैनेल का 1892 का एक वाक्य है कि डॉक्टर पैनेल भारत के जो उत्तर पश्चिमी सीमांत जो जगह है उस पर मतलब थे, मेडिकल मिशनरी के रूप में गए थे। वहां पे मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के से ट्राइब्स थे, या वाइल्ड ट्राइब्स आप कह सकते हो, जंगली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात कर रहे हैं हम। उन्होंने उनकी तरह कपड़े पहने, जैसे उनके साथ ही रह रहे हो, हमेशा से निहत्ते रहे, मतलब जंगली थे वो लोग। ज्यादातर लोग ये सोचते थे कि मतलब अगर यार वहां पे हम जाएंगे ना, वो कहीं हमें मार ना दें, लेकिन वो वहां रहे, उनके जैसे कपड़े पहने, उनके जैसे रहने लगे, निहत्ते होकर बिना डरे लोगों की मदद करी। जब उन्हें पता चला कि मतलब जब आया ना उनके सामने, उनको पता चला ना कि जो योद्धा हैं उन्हें पकड़ने और मारने के, मतलब योद्धाओं को आदेश मिला है कि भाई जाओ उन्हें पकड़ो और मार दो, है ना, फिर भी वो बिना डरे मदद करते रहे। वो सीधे ही है ना, एक उनके जो मुल्ला होते हैं ना, उनके पास में गए। वॉरियर्स को ऑर्डर मिला था कि भाई उन्हें अलाइव या डेड पकड़ लो और मारो। मुल्ला के पास में गए, उनके जो थे उनके पीर फकीर धार्मिक नेता, उनके पास में गए, जिसने ये ऑर्डर दिया था कि भाई उसको मार दो पकड़ के। अब मुल्ला जो है ना, वो उनके क्रेज से, उनकी ब्रेवरी से इतना ज्यादा अफेक्ट हुआ कि देखो मैंने इसको मारने का ऑर्डर दिया था, ये मेरे से डरे बिना मेरे सामने आ गया और इतना पोलाइटली मेरे साथ बिहेव कर रहा है। तो उसके रिजल्ट में मुल्ला ने उनको भोजन दिया, यानी उनको खाना दिया, उनकी सारी बात सुनी, उनको अपने साथ सोने के लिए बोला कि आप यहीं पे ठहर जाओ, रुक जाओ, आप मत जाओ, यहीं सो जाओ। उनका बेड जो है ना, वो अपने और अपने बेटे के बेड के बीच में रखा, यानी उन बिल्कुल खुद सो रहे थे और उनका बेटा सो रहा था, और बीच में उनकी चारपाई बिछवाई। ये चीज दिखाती है कि मतलब हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये एग्जाम्पल्स जो हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि अगर इंसान के अंदर शांति है, साहस है, मतलब दया है, तो ये एक जरिया है अहिंसा, जिसको यूज करके ना खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन में, मतलब बिना बदला लिए दुश्मन से आप रिस्पेक्ट भी ले सकते हो। बट मतलब हक्सले ने ये चीज कही है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप, मुझे पता है कि आप कमेंट में मुझे ये चीज बताने वाले हो कि मैडम ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं जानती हूँ आप मुझे कमेंट करोगे इस चीज को लेकर, बट हम ऐसे पढ़ रहे हैं हक्सले का, और हक्सले का व्यूज पढ़ रहे हैं, उनके क्या व्यू है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस चीज को इस तरीके से मत लेना कि मेरे व्यूज है, मैं आपको कुछ कह रही हूँ ऐसा। नॉन वायलेंस बाय ग्रुप पढ़ेंगे अब अपन। पहले हमने इंडिविजुअल का पढ़ लिया, 2 एग्जाम्पल ले लिए, 2 लोग बता दिए। अब ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में भी ना, इट इज इन द ईस्ट दैट वी फाइंड दैट मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स जो वो बताएंगे नॉन वायलेंस का, जो कि लार्ज ग्रुप के द्वारा प्रैक्टिस किया गया था इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात है, गांधी के आंदोलन की बात है। लेटर इन इंडिया, गांधी ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस टू द गवर्नमेंट। द साउथ अफ्रीकन एक्सपेरिमेंट्स वाज रिमार्केबली सक्सेसफुल। यानी दक्षिण अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने, जो सरकार अन्याय कर रही थी ना, उन मतलब सरकार के कुछ नियम थे जो मतलब आम जनता पे वो अन्याय वाले से नियम थे, एक तरह से अन्याय हो रहा था आम जनता के ऊपर, उनके खिलाफ एक मतलब एक रैली कह दो, एक मतलब मीटिंग कह दो, इस तरह से उन्होंने किया, या प्रतिरोध, इसके लिए अगर एक वर्ड मैं यूज करूँ तो बहुत अच्छा है कि उन्होंने वो प्रतिरोध किया
और उससे वो ऐसा किया कि वो मतलब उन्हें सक्सेस मिली थी इसके अंदर। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे क्या हुआ था। इन इंडिया अ नंबर ऑफ वेरी कंसिडरेबल सक्सेसेस वर रिकॉर्डेड। भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया है कि शांति से बहुत सारे काम सुलटे हैं। तो हुआ क्या था भारत में, ग्रेट एक मतलब बहुत बड़े रूप में, बहुत ही महान रूप में गांधी जी ने अहिंसा का पालन किया और करवाया भी। होता क्या था, मारपीट जैसे कुछ हुई तो ऐसे कठोर व्यवहार का भी बदला जो शांति के साथ में दिया जाता है ना, तो उसको अहिंसा कहते हैं। अब इससे जो विरोधी थे, आसपास के जो लोग थे और जो दुनिया भर की जनता थी ना, वो इस चीज को देख रही थी, अखबारों में इसके बारे में पब्लिश हो रहा था। अब बहुत ज्यादा इस चीज से लोग अफेक्ट हुए। ये दिखाया गया कि कैसे बड़े बड़े ग्रुप जो है कितने शांत बैठे, यानी ये जो ग्रुप था ना, ये गवर्नमेंट के खिलाफ बैठा था, गवर्नमेंट के जो रूल्स थे उनके खिलाफ बैठा था कि ये रूल जो है वो आम जनता पे नहीं लगने चाहिए। लेकिन इतने सारे लोगों को जल्दी से जल्दी ये चीजें सिखाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। कभी कभी क्या होता है, प्रेस वगैरह से, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह से, इन सब चीजों से देख के लोग बहुत जल्दी सीखते हैं। हुआ क्या कि बहुत बड़ा ग्रुप था, शांत रहने के लिए उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी, बहुत शॉर्ट टाइम में उनको सिखाया गया था। यानी बहुत ज़्यादा लोग थे। अब बहुत ज़्यादा लोगों को ना एक जैसा व्यवहार करने के लिए ना एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि हर किसी का टेम्परामेंट अलग अलग होता है, मतलब नेचर अलग अलग होता है, तो अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग सब बिहेव करते हैं। अब ग्रुप के अंदर लोग हैं, उन लोगों को कंट्रोल में रखना मतलब बहुत बड़ा काम है। उसके लिए क्या चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन समय बहुत कम था, ट्रेनिंग जो है वो नहीं मिली थी। अब ट्रेनिंग नहीं मिली थी, समय कम था, तो मतलब पूरा ये था कि शायद हो सकता है कि ये जो हमने जो आंदोलन किया है, हमने जो ये इस तरीके से सरकार के खिलाफ हम लोग बैठे हैं, हो सकता है इसकी वजह से क्या हो जाए, युद्ध हो जाए। लेकिन इतने सारे लोगों को जल्दी से ट्रेनिंग करना तो मुश्किल था। अब कभी कभी क्या होता है, कम ट्रेनिंग वाले जो ग्रुप होते हैं ना, वो वायलेंट हो जाते हैं। अब गांधी ने आंदोलन को रोक दिया। गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन ही रोक दिया कि भाई ऑफ कर दो इस मोमेंट को। अगर ये मोमेंट चलता रहा ना तो क्या हो जाएगा, कहीं युद्ध ना छिड़ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, ग्रुप जो है उसको भी आना चाहिए हिंसा से कंट्रोल करना। अब ग्रुप के साथ में इन्होंने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया, लेकिन ग्रुप अगर वायलेंट होने लगा तो इन्होंने एक अच्छा फैसला लिया। क्या फैसला लिया कि उन्होंने कहा चलो बंद करो इस मूवमेंट को ही, इस मूवमेंट को आप बंद कर दोगे तो आगे जो है इस तरह की हरकत नहीं होगी। एक 1919 का वाकया और बताते हैं, ये कोरिया के अंदर हुआ था। 1919 में जो कोरिया में रहने वाले लोग हैं ना, उन्होंने जापानी रूलर के खिलाफ अहिंसक तरीकों से यूज किया था इसको। जापानियों की जो क्रूरता थी उसके बावजूद भी आंदोलन जो वहां पर चल रहे थे ज्यादातर बहुत शांतिपूर्ण रहते थे। हाँ, हुआ क्या, वहां पे क्या बताया कि वहां के जो नेता थे ना, वो व्यवहारिक नहीं थे। बॉयकॉटिंग ऑफ जापानीज गुड्स, व्यवहारिक नहीं थे। जापानी सामानों को बहिष्कार हो रहा था, नियम तोड़े जा रहे थे, असहयोग जो है वो हो रहे थे, कर ना देना, ये तरीके थे जो भारत के बाद चीन में 1925 में ब्रिटिश सामानों का जैसे बहिष्कार नहीं हुआ था, भारत में सफल रहा था, तो उस तरीके से वहां भी हो रहा था। अब कोरिया में देर से और कमजोर ढंग से लागू किया गया ये चीज। आंदोलन केवल बहुत आंशिक रूप से सफल रहा। जापानियों ने इसे दबाने की भी कोशिश करी। हाँ, जापानियों ने कोशिश करी कि मतलब ये चीजें जो है वो दबा दें, मूवमेंट जो है वो रिप्रेस्ड कर दें। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कुछ रियायतें दी। इससे भी इम्पॉर्टेंट, इस आंदोलन में कोरियाई लोगों ने फिर से अपने आप को प्राइड फील कराया कि उन्होंने संस्कृति को बचाया है, उसकी पहचान को बचाया है। अगर हम बिल्कुल एकदम ये कहें ना, मतलब इसको कंसाइज करके अगर हम पर बताएं तो हक्सले ये दिखाते हैं कि गांधी के अनुयायी और कोरियाई लोग जैसे समूह ने अहिंसा से काम किया तो सम्मान मिला, उनको बदलाव आया। लेकिन बड़े जो समूह होते हैं ना, उनको शांतिपूर्ण रखना और अच्छी तरह से संगठित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 1919 के रिवोल्ट के बारे में भी इन्होंने बात करी, कोरियंस के बारे में भी बात करी। तो ग्रुप की बात अगर करते हैं तो कहते हैं ग्रुप के अंदर ये चीज थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब हम नॉन वायलेंस बाय गवर्नमेंट पढ़ेंगे। नॉन वायलेंस बाय गवर्नमेंट्स के अंदर भी इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। Examples of non-violence act by government are seldom of a very heroic kind, है ना। ये चीज वो समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या रोल है। जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि गवर्नमेंट भी का भी होता है नॉन वायलेंस में, हक्सले एक्सप्लेन करते हैं कि गवर्नमेंट रेयरली यूज नॉन वायलेंस, बहुत रेयरली यूज करते, सेल्डम यानी बहुत कम।
रेयरली, क्योंकि बहुत हीरोइक होता है ये करना। व्हेन दे डू इट ऑफन नॉट फॉर प्योरली एंड गुड रीजन, अगर करते भी है ना तो उसके पीछे मिक्स्ड रीजन होता है, मिक्स्ड रीजन। समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना वो कि पूरे तरीके से शुद्ध नहीं, प्योर नहीं होता। राजनीति है, राजनीति को बेईमान परंपरा कहा जाता है कि बेईमान होते हैं, है ना। तो बेईमान परंपरा कहते हैं यहाँ जो लोग मतलब जैसे पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कर लेंगे ना, प्राइवेट लाइफ के अंदर, तो वो तो ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्टी होती है पर्सनल लाइफ के अंदर, दयालु भी होते हैं लोग, ग्रुप के अंदर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट के अंदर तो सब तरह के लोग हैं, बुरे काम भी होते हैं, झूठ भी बोले जाते हैं, हिंसा भी होती है, सब चीजें होती हैं। गवर्नमेंट के अंदर पर्सनली झूठ बोलना, हिंसा के लिए ऑर्डर दे देना, इन सब चीजों को ज्यादा उचित समझते हैं। वो ये कहते हैं कि शांतिवादियों को इस दोहरे मानदंड को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इस परंपरा के कारण ही सरकारें शायद कभी अहिंसा और मोरालिटी का यूज नहीं कर पाती, जब करती हैं तो आधा अधूरा रह जाता है काम, क्योंकि हाई माइंडेड होते हैं पॉलिटिशियंस, तो उन लोगों से ये चीजें नहीं संभल पाती, है ना। तो यहाँ पर ना वो एग्जाम्पल्स हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, यहाँ भी वो कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे सामने रखेंगे। वो दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल हमारे सामने रखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का जो बोअर युद्ध हुआ था उसके बारे में बताते हैं, सरकारों के बारे में मतलब क्लियरली बताते हैं कि ये जो ट्रेडिशन है स्टिल परसिस्ट एंड इट इज फॉर दिस रीजन दैट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस इवन ऑफ प्लेन मोरालिटी बाय गवर्नमेंट आर सो रेयर, इसीलिए बहुत रेयर होता है। तो जो एग्जाम्पल वो हमारे सामने रख रहे हैं वो साउथ अफ्रीका का है, पहला एग्जाम्पल, है ना। साउथ अफ्रीका का पहला एग्जाम्पल है बोअर युद्ध का। उसके बाद में ना हिंसा से कुछ भी हल नहीं हुआ था, एक्चुअली हिंसा से कुछ भी हल नहीं हुआ, समस्याएं पैदा हुई थी। इसलिए ब्रिटिश नेता थे जिनका नाम था कैंपबेल बैनरमैन, उन्होंने बोअरों को ही गवर्नमेंट दे दी, सेल्फ गवर्नमेंट, कि तुम खुद ही शासन करो भाई। अब ऐसा करके क्या हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हिंसा से बेहतर काम हो गया, है ना। इस मेथड ने क्या करा, द मेथड ऑफ वायलेंस हैड बीन ट्राइड ड्यूरिंग द साउथ अफ्रीकन वॉर एंड फाउंड इट कंप्लीटली वांटिंग, वॉर हैड सॉल्व्ड नो प्रॉब्लम, वॉर से कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। इन्होंने ये जो हिम्मत वाला काम किया ना उससे इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। एक चीज और हुई, आयरलैंड का एग्जाम्पल देते हैं ये। आयरलैंड में क्या हुआ, अंग्रेजों ने हिंसा से आयरिश को ना कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाई। फिर इन्होंने भी अपनी नीति बदल ली। आयरिश ने मतलब क्या हुआ था, अंग्रेजों ने आयरिश को कंट्रोल करने की कोशिश करी, आयरिश ने कंट्रोल नहीं उनके हाथ में आने दिया, नाकाम रहे वो। अंग्रेजों ने नीति बदल दी, होम रूल दे दिया उनको, होम रूल ग्रांटेड कर दिया। होम रूल ग्रांटेड करने की वजह से क्या हुआ, पूर्ण मतलब कंट्रोल तो नहीं, मतलब एक तरह से कॉर्पोरेशन तो पूरा पूरा नहीं मिला, लेकिन सदियों का जो दमन था ना वो खत्म हो गया, शांति आई। हिंसक ब्लैक एंड टेन जो रणनीति है उसकी शर्मिंदगी खत्म हो गई, ब्लैक एंड टेंस जो है वो खत्म हो गई। ये ब्रिटिश ट्रूप नोन फॉर ब्रूटलिटी इन आयरलैंड, ये ब्रूटलिटी के लिए जाने जाते थे, ये चीजें खत्म हो गई। तो दो एग्जाम्पल इन्होंने हमारे सामने रखे। अच्छा, स्वीडन और नॉर्वे का एग्जाम्पल भी रखते हैं। स्वीडन और नॉर्वे में क्या 1814 बताया था कि 1814 में ना एक तरह से मतलब संधि हुई थी। हाँ, संधि में कहा कि नॉर्वे स्वीडन का हिस्सा बनेगा। स्वीडिश नेता जो थे बर्नाटोड ने थोड़ा सा मतलब इस चीज के लिए अपनी नाराजगी दिखाई, लेकिन जल्दी ही पीसफुली बातचीत जो है शुरू हो गई थी। दोनों देश बिना लड़ाई के सहमति के एक हो गए थे दोनों। उनका एग्जाम्पल हो रखा है। हुआ क्या, देखिए ये जो है उन्होंने गवर्नमेंट की बात बताई कि गवर्नमेंट के अंदर क्या हुआ था। एक्चुअली गवर्नमेंट जो है ना वो इस तरीके का जब फैसला लेती है कि नॉन वायलेंस से चीज़ों को सॉल्व की जाए तो थोड़ा मुश्किल है, होता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन होता है। स्वीडिश नेता जो थे, हाँ, बर्नाटोड जो है उन्होंने इन्वेड तो किया पर बाद में फिर वो मान गए, यानी आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी वो मान गए। दोनों देश बिना लड़ाई के एक हो गए। अब 1905 में नॉर्वेजियंस जो थे, नॉर्वेजियंस ने फ्रीडम के लिए वोट किया कि भाई हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम के लिए वोट किया। स्वीडन ने इसे शांति से एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी हिंसा के। तो ये भी तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन गया था। इसका मतलब हक्सले ये दिखाते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना अहिंसा का, नॉन वायलेंस का यूज कर सकती हैं, जैसे लोगों को आज़ादी देना, लड़ाई के बजाय बातचीत करना, समस्याओं को हल करना। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि राजनीति में अक्सर ना बुरे व्यवहार को ही अच्छा ठहराया जाता है, और जो नॉन वायलेंस होती है आमतौर पर वो वायलेंस के मतलब वायलेंस जब
असफल हो जाते हैं ना, वायलेंस जब सक्सेसफुल नहीं हो पाते ना, उसके बाद वे नॉन वायलेंस के रास्ते पर आने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मतलब इनका ये तरीका होता है। तो ऐसे हमारा कंप्लीट हो गया। हम ऐसे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, मतलब वैसे हमने पढ़ लिया ना डिटेल, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे के बारे में भी, भाई इस ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप इसे इस तरह से समझाएंगे अगर पूछ लिया जाए कि ऐसे का क्या स्ट्रक्चर है। और देखिए क्वेश्चन ना भी पूछा जाए ना, तो जब आप इसका क्रिटिकल अप्रिशिएशन लिख कर आए या इस ऐसे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आ गया, तो ये पॉइंट्स अगर आपने डाल दिए, स्ट्रक्चर का डाल दिया, क्रिटिक ऑफ वायलेंस डाल दिया, एग्जाम्पल्स जो इसके अंदर आए उनको हाईलाइट कर दिया, थीम आपने बता दिया, मैसेज बता दिया, तो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, यानी आंसर आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड है क्लियरली टू मेक हक्सले आर्गुमेंट सी टू फॉलो, इजी है, बिल्कुल इजी, एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से बताया गया है। इंट्रोडक्शन में नॉन वायलेंस को बताया गया कि बेटर है वायलेंस से, ये हिस्ट्री ने भी प्रूव किया है। अच्छा, वायलेंस की बात की जाए तो वायलेंस जो है वो हेट को, फियर को, अनफेयर रिजल्ट को लेकर आती है, ये चीजें यहाँ बताई गई। इस तरीके से आप अगर जब भी ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिखें तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट जरूर डाला कीजिए, इससे पता लगेगा आपने थोरो स्टडी करी है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, इंडिविजुअल का दिया, आपको बताया 2 एग्जाम्पल दिए थे, ग्रुप्स का भी एग्जाम्पल दिया, गवर्नमेंट का भी एग्जाम्पल दिया है। 3 एग्जाम्पल्स के साथ में इस ऐसे को उन्होंने हमें समझाने की कोशिश करी है, यानी नॉन वायलेंस को समझाने की कोशिश करी है। अच्छा जी, थीम की अपन बात करते हैं तो पावर ऑफ नॉन वायलेंस है थीम, आप समझ ही गए होंगे। नॉन वायलेंस के बारे में ज़्यादा बात हुई है कि नॉन वायलेंस इज ए स्ट्रॉन्ग active way to solve conflicts by appealing to people's goodness, not their fear or anger. सेम मैसेज है, हक्सले का मेन मैसेज क्या है कि नॉन वायलेंस इज अ पावरफुल, प्रैक्टिकल एंड मोरल वे टू डील विद कन्फ्लिक्ट। बेटर है ये वायलेंस से, क्योंकि वायलेंस के रिजल्ट जो है ना वो अच्छे नहीं होते हैं। इस तरह से वर्क आज अपना ये कंप्लीट हुआ है, यानी ऐसे जो अपना कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, नोन के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।